ईरान ने कह दिया है कि कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है, कभी भी वो स्ट्राइक कर सकता है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज बड़े महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। बांग्लादेश के बारे में मैंने वीडियो पोस्ट किया, कंट्रोवर्शियल है और उसमें जबरदस्त बहस भी चल रही है, लेकिन सच्चाई यही है। देखिए, पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है। या तो आप ईरान और फिलिस्तीन के साथ हैं या आप इजराइल और अमेरिका के साथ हैं, सीधी बात है। और आपको बता दें, रशिया के टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शोइगु, SHOIGU शोइगु, वो तेहरान पहुंच चुके हैं। उसके बाद बहुत सारे कार्गो प्लेन्स रशिया के वो तेहरान पहुंच चुके हैं। और जो ईरान स्ट्राइक करेगा, देखिए, ईरान आज ही स्ट्राइक करेगा या रात में करेगा या कल, मतलब हम लोग की कल होगी उसमें, लेकिन उसका जो नेचर है वो समझ में आने लगा। वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक होगी। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक ईरान करने जा रहा है इजराइल के ऊपर, और बड़ी फेटल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक, जिसमें ईरान के सारे सिस्टम्स बंद हो जाएंगे और उसके बाद जो बमबारी होगी उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसका आभास कैसे हुआ। एक तो देखिए, लुफ्टांसा, कई जो एयरलाइंस हैं, लुफ्टांसा जैसे जर्मनी की एयरलाइन है जिसने तेल अवीव पे अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी थी। अब तेहरान पे भी अपनी सारी फ्लाइट्स इसने लुफ्टांसा ने रद्द कर दी। उसके बाद जो और महत्वपूर्ण बात है, ईरान ने एक वार्निंग दी है एयरलाइंस को। देखिए, सारे एयरलाइंस को, क्योंकि अब ईरान ईस्ट और वेस्ट जाने का में तो ईरान पड़ता ही ना। अगर आप वहां से इंग्लैंड से इंडिया आना चाहें तो आप कहीं ना कहीं ईरान के एयर स्पेस के आसपास से आप गुजरेंगे। आप वापस यहां से जाना चाहें, और इंडिया ही क्यों, आप थाईलैंड से वेस्ट जाना चाहें, आप इंडोनेशिया से जाना चाहें, आप कहीं से भी, एक लगातार जो एक ये ट्रैफिक रहती है। तो उसमें ईरान ने सारी एयरलाइंस को, क्योंकि अभी बहुत सारी एयरलाइंस ऑब्वियसली तेल अवीव और तेहरान को फ्लाई नहीं कर रही है, लेकिन बाकी जगह तो कर रही है ना। अब जैसे दिल्ली टू बैंकॉक तो फ्लाइट चली रही है ना। या चलिए, दिल्ली बैंकॉक के उसमें ईरान का नहीं आता, लेकिन दुबई टू बैंकॉक एक इतनी इंपॉर्टेंट फ्लाइट है जिसमें आपका जो अगर ईरान ने अगर कुछ सिस्टम्स जैम किए हैं तो उसका असर उस पर पड़ सकता है। तो सारी एयरलाइंस हैं, उनको ईरान ने वार्न किया है कि अपने जीपीएस सिस्टम को, देखिए, अपने जीपीएस डिस्ट्रप्शंस के लिए तैयार रहो। बहुत सारे प्लेन्स में जीपीएस डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं। और पूरा जो सीधी बात है कि वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान के एयर स्पेस से जिनको परमिशन भी है कि आप फ्लाई कर सकते हैं, वो भी अपना जीपीएस सिस्टम में उनके डिस्ट्रप्शन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक एक होगी। और उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? जैसे एक साइबर स्ट्राइक होती है जो कि आपके पूरे इंटरनेट के थ्रू होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक का मतलब होता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले आपके सिस्टम्स हैं वो जैम हो जाएंगे, उनको वो काम करना बंद कर देंगे। इंटरनेट या साइबर अटैक से ज्यादा खतरनाक ये होता है, एकदम से बिजली जैसे गुल हो जाए। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, पूरे इजराइल की में एक 50% 60% इलाके की बिजली गुल हो जाए और उसके बाद उस पर बमबारी हो, ये दूर से बैठ के। इस तरह के सिस्टम्स ईरान के पास है। ईरान खुद तो बहुत लंबे समय से ये तैयारी कर रहा है कि अगर किसी दुश्मन देश ने, अमेरिका या इजराइल ने उस पर हमला किया, इलेक्ट्रॉनिक हमला, तो उसके यहाँ लाइट चली जाए, तो उसके लिए ईरान ने अपना एक प्रिपरेशन किया है। और ईरान काफी फैला हुआ देश है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, उनके सिटीजन्स को पता है क्या करना है। इजराइल ने ऐसे किसी सिनारियो के लिए तैयारी नहीं की है, प्रिपेयर ही नहीं इजराइल हुआ है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि नेतन्याहू, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, जब नेतन्याहू की मौत आई है ना तो ईरान की तरफ भाग रहा है वो। ये देखिए, ये जो विधि का विधान है, इससे कोई नहीं बच सकता। आज इजराइल के मिनिस्टर स्मोत्रिच, जो कि बहुत ही मतलब फार राइट, और जो उसने इतना भयंकर बयान दे दिया, उसने कहा कि 2 मिलियन गाजा के लोगों को हम तो मार देते, अभी तक मार चुके होते, अभी उनको स्टार्व कर देते, उन तक खाना ही नहीं पहुंचने देते, किसी भी तरह से नहीं पहुंचने देते।
ये अलग बात है कि इसको, इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि हमास के पास टनल्स है और वहां से वो खाना पहुंचा रहा है, लेकिन इसके अनुसार हम कर देते, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमको मंजूरी नहीं है इस चीज की, और हम अगर ये करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम आइसोलेट हो जाएंगे। तो उसने कहा कि हम क्या करें, हम बहुत सारे तरीकों से हम ये चीज कर सकते हैं, हम सारे के सारे फिलिस्तीनियों को मार सकते हैं, लेकिन हम नहीं मार पा रहे। अरे बेवकूफ, उल्लू के पट्टे, तुमको एक बात बताएं, यही तो राजनीति है। तुम जो हो अभी सोच रहे हो कि 16वीं 17वीं शताब्दी में रह रहे हो, जहां सेनाएं आती थीं और रौंद के चली जाती थी। अरे ये आधुनिक दुनिया है, इसके आधुनिक पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, ये एक ग्लोबल वर्ल्ड है जो तुम्ही लोगों ने क्रिएट किया है, मतलब इजराइल और अमेरिका ने। और इस ग्लोबल वर्ल्ड से अब घबरा रहे हो, जब मार्केट्स पूरी दुनिया के तुम्हें यूज करने हैं तब तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें उसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि तुम्हें पूरी दुनिया के सैंक्शन लेना है, अगर तुम्हें कोई युद्ध करना या इस तरह के नरसंहार करना है, अगर दुनिया उसके लिए तैयार नहीं है तो तुम नहीं कर सकते, तो कौन सी बड़ी बात है, तुम्ही ने तो ये सिस्टम क्रिएट किया है। अब आप देखिए ये हालत हो गई है कि ये जो आज पूरी जो देखिए ये ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारी खराब इफेक्ट्स हैं, और लेकिन उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि आज की दुनिया में आप कुछ अकेले इस तरीके से कोई नरसंहार वगैरह नहीं कर सकते। इसने एडमिट कर लिया है, अच्छा उसके बाद आप देखिए जो बड़ी बड़ी घटनाएं जो गाजा में हुई, और जिस तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने लगातार आज गाजा और वेस्ट बैंक में मारा। अच्छा उसके पहले एक चीज और, जो अमेरिका के मार्केट्स बहुत बुरी तरह गिरे हैं, भारत के भी गिरे हैं, जापान में 12% का ड्रॉप आया है। और ये पता किस लिए है, क्योंकि ईरान अपनी स्ट्राइक को जो उसने डिले किया 2-3 दिन, अब दुनिया को लग रहा है कि कब ईरान स्ट्राइक करेगा, कहां पर, तो उसकी वजह से मार्केट्स गिर रहे हैं, क्योंकि जितना ईरान डिले कर रहा है वो मार्केट्स गिर रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी देखिए अब मन बना लिया है, उसने एक अल्टीमेटम एक तरह से दे ही दिया है कि आज या कल तक वो स्ट्राइक्स हो जाएंगी। लेकिन अगर ईरान 1-2 दिन और डिले करे तो सोचिए मार्केट्स का क्या होगा। मैं एक बात कह रहा हूं कि ये देखिए इस तरीके से रशिया और ईरान और चाइना ने और पूरा फिलिस्तीनी जंग आज़ादी अब सोचिए कहां पहुंच गई है। एक जो जंग आज़ादी एक ज़मीन के हिस्से को लेके और एक संस्कृति को लेके, फिर एक अरब संस्कृति को लेके, फिलिस्तीनियों की जो संस्कृति है उसको लेके, ज़मीन के टुकड़े को लेके, जो पहले पूरा फिलिस्तीन था जिसमें आज इजराइल जबरन बसा हुआ है, और उसके साथ साथ जो एक फ्रीडम मूवमेंट की राइट्स होती हैं उसको लेके, ह्यूमन राइट्स होती हैं उसको लेके, एक जो स्वाभिमानी जो जनता होती है उसके संघर्ष को लेके, ये देखिए लड़ाई जो शुरू हुई थी ये अब कहाँ पहुंच गई। पूरी दुनिया के मार्केट्स को इसने डाउन कर दिया है। उसके बाद देखिए ऐसे बहादुर लोगों को मैं अगर सलाम ना करूं तो क्या करूं। हाँ एक चीज और, जब इसके पहले मैं जो डेली राउंडअप पे आऊं, कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन ने 250 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स अपने साउथ कोरिया बॉर्डर पे ऑलरेडी लगा दी, क्योंकि साउथ कोरिया अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है। साउथ कोरिया के बॉर्डर पे ऑलरेडी 250 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स लग चुकी है, और ये नॉर्थ कोरिया ने अपनी तरफ से आप समझिए कि पूरी तरह से तैयारी कर ली। चलिए हम अब आते हैं कि आज पूरे फिलिस्तीन का जो एरिना है वॉर का, उसमें क्या हुआ। हिजबुल्ला ने देखिए आज हिजबुल्ला ने एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक आज फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ भी की, जिसमें इजराइल की बड़ी भद्द हुई, उसके बारे में बाद में बताएंगे। आज देखिए हिजबुल्ला ने कत्यूशा रॉकेट से रमिया साइट पे वार किया, उसके बाद बिरकित रिशा साइट पे वार किया, फिर मनारा जो इजराइल की साइट है उस पर वार किया, मलकिया साइट पे वार किया, और फिर उसके बाद मनारा में दोबारा वार किया, जिसमें 6 इजरायली सोल्जर्स या तो घायल हैं या मारे गए हैं, ये जो मनारा में स्ट्राइक हुई। और इसके पहले जो स्ट्राइक हुई थी वो बेत हिलेल में, जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ कोऑर्डिनेशन में हुई, कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उधर साउथ से मारा, और मतलब बेत हिलेल जो इजरायली सेटलमेंट है बीच में पड़ता है, तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने साउथ से मारा और उधर हिजबुल्ला ने नॉर्थ से मारा। ये पूरा जो एक कोऑर्डिनेटेड जो ये एक्शन है,
इसमें देखिए बहुत सारी वो जो जैमर्स थे इसराइल की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको पूरी तरह से उसने ध्वस्त कर दिया। अच्छा, वेस्ट बैंक में देखिए, वेस्ट बैंक में होमेश में एक लोकली मेड डिवाइस से एक सेटलर की पूरी जो व्हीकल है वो उड़ गई, उसमें वो सेटलर मारा गया। उसके बाद नाबलस में वेस्ट बैंक में भी एक यूसुफ स्टूब के पास एक एक्सप्लोसिव डिवाइस से एक सेटलर की गाड़ी उड़ा दी गई। उसके बाद देखिए, एक सेटलर जो हिजबुल्लाह ने जो 15 रॉकेट फायर किए थे, जो मनारा की बात मैं कर रहा था, वहां पर एक सेटलर भी वहां पर मारा गया है, जो 6 इजरायली सोल्जर्स और एक सेटलर। उसके बाद देखिए, एक फराहिन इलाका जो खान यूनिस में है, फराहिन इलाका खान यूनिस में, ये राफा और खान यूनिस के बीच में, इसका नाम आपने पहले ज़्यादा नहीं सुना था क्योंकि यहाँ लड़ाई नहीं हो रही थी। यहाँ पर मतलब कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बने, इसके आसपास लगातार युद्ध चल रहा था, लेकिन फराहिन में इस तरीके से अभी तक इसका नाम ये नहीं आया था। आज क्या हुआ कि फराहिन इलाके की तरफ इजरायली फोर्सेस बढ़ी और वहाँ पर टनल्स जो हैं उनको एक फेक टनल्स बनाई हमास ने, और उन फेक टनल्स में उन लोगों ने इस तरीके से उसको पूरा एक ऑडियो विजुअल माध्यम से उनको उसको मतलब काफ़ी हद तक उसको खोदा हुआ था, और उसके अंदर एक ऑडियो विजुअल उन्होंने एक टीवी एक प्रोजेक्टर लगा रखा था, टीवी नहीं प्रोजेक्टर लगा रखा था, जिस प्रोजेक्टर से वो ज़मीन के अंदर से वो प्रोजेक्टर दिखा रहा था कि ये लंबी सुरंग है। और वो उस प्रोजेक्टर में इस तरह की पिक्चर्स थी जिससे जो फिल्म दिखाई पड़ रही थी वो ये थी कि प्रॉपर सुरंग है, जैसे सुरंगें होती हैं उस तरीके की पिक्चर, लेकिन उसके आगे केवल मतलब एक अंधी गुफा थी वो अंधी गुफा थी, लेकिन उस दिखाई पड़ रहा था इजरायली सोल्जर्स को अगर दूर से मतलब आने से, मतलब जैसे अगर वो लोग टनल्स के अंदर देखने का जो उनका स्पेशल इक्विपमेंट है उससे, कि ये एक लंबी कोई टनल है जिसमें एक वेल कंस्ट्रक्टेड टनल है। और इजरायली सोल्जर्स जब उसके पास पहुंचे तो पूरी की पूरी टनल रिक्त थी, उन्हीं के मुंह पे बम फट गया, और एक नहीं ये 4 जगह हुआ है। एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट इसको इजराइल मान रहा है, इजरायली प्रेस मान रहा है, और उसने जो है जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं फराहिन इलाके में। और उसके बाद अच्छा एक तरफ ब्लास्ट हुआ, फिर दूसरी तरफ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपनी गोलियां चलाई, तो उससे इजरायली सोल्जर्स कितने मारे गए हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि 10,000 इजरायली सोल्जर्स 7 अक्टूबर के बाद मारे जा चुके हैं, ऐसा इजरायली पार्लियामेंट ने कहा। उसके बाद जो 31 जुलाई के बाद से अभी कल 4 अगस्त तक 104 इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। आज तो कोई संख्या की गिनती नहीं है, क्योंकि ये जो फराहिन की घटना है इसमें कितने लोग मारे गए इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी एक बड़ी चीज, राफा में मोटर शेल से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आज 4 आईडीएफ के सोल्जर्स पे हमला किया, उसमें से 2 मारे गए, 2 घायल है। फिर उसके बाद रीम जो सेटलमेंट है, जो इजरायली सेटलमेंट है, उस पर गाजा के अंदर से बम्बार्डमेंट हुआ। फिर देखिए, फिर जलाता एरिया, अब जलाता एरिया में जो पूरा कांड हुआ है, एक एंटी पर्सनल और एंटी व्हीकल एक्सप्लोसिव डिवाइस से करीब 4 आईडीएफ सोल्जर्स यहां पर मारे गए जलाता में, जो कि आपका जलाता जो कि राफा के पास है। उसके बाद फराहिन इलाके में जहां वो घटना हुई अभी, उसके इस घटना के बाद पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने एक मरकवा टैंक, एक जो इन्फेंट्री को साथ देने के लिए वहां था, उसको भी उड़ा दिया। और इसमें देखिए, अब खबर यह आ रही है कि फराहिन में करीब 9 इजरायली सोल्जर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, 9 इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। उसके बाद अभी कितने घायल हैं इसके बारे में कोई हम लोग मतलब अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है, कोई क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद देखिए, तल अल हवा में फिर से एक रादिया एक्सप्लोसिव से एक इन्फेंट्री यूनिट जो आईडीएफ की थी, उस पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने रादिया एक्सप्लोसिव मारा, जिससे जो 6 लोगों की टुकड़ी है उसको पीछे हटना पड़ा, उसमें करीब 3 लोग उसमें घायल हो गए। उसके बाद देखिए, एक सेटलर जो है वो एक और जगह जो वेस्ट बैंक में
ये आपका अल खलील में आता है। अल खलील में एक और जगह स्टैबिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें एक सेटलर बुरी तरह से घायल हो गया और जिसने स्टैबिंग की वो निकल गया। वो इस बार मतलब मारा नहीं गया या उसमें इजराइल कोई उसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए ये लोग। ये देखिए धीरे धीरे बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इजराइल की जो जो पूरी क्षमता है कंट्रोल करने की या इवन रिटेलिएट करने की, वो देखिए कितनी कम हो रही है। उसके बाद आप देखिए ये जो मैंने आपको बताया था कि जो बेत हिलील में जो ऑपरेशन हुआ, इसमें जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और हिजबुल्लाह ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया, इसमें जो देखिए ड्रोन्स मारे। अच्छा, इसका जो सेटलमेंट का नाम है आइलेत हशार। आइलेत हशार में ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ और इसकी जो खास बात है कि जो ड्रोन्स मारे गए, इन्होंने ये 30 किलोमीटर का पूरा जो हिजबुल्लाह ने जो मारे और जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारे, ये दोनों के ही पॉइंट से, नॉर्थ और साउथ दोनों के ही लगभग 25-30 किलोमीटर की उस पर पड़ता है। और इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 7 सेटलमेंट्स को क्रॉस करना पड़ता है उसको, इधर 3 उधर 4, 7 सेटलमेंट्स को उसने क्रॉस किया। आराम से इंटरसेप्ट हो सकते थे जो अगर इजराइल के पास उस तरह के सिस्टम्स होते जो पहले वाले थे, लेकिन इसका मतलब है कि इजराइल के पास वो सिस्टम खत्म हो गए। और साफ साफ बयान आया है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का दैट द ड्रोन्स पास्ड ओवर सेवरल इजरायली मिलिट्री बेसिस। जो 7 सेटलमेंट्स हैं उसके पास मिलिट्री बेसिस भी थे। The drones passed over several Israeli military bases protected by defense systems and platforms without being discovered. Most notably, the battalion base in Beit Hilal. जो battalion base Beit Hilal का है उसको भी ये पार कर गए ड्रोन्स, वो भी इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। तो आप देखिए जो 7 सेटलमेंट्स हैं और प्लस जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको ये बीट करते हुए ये एक पूरा इतनी बड़ी एक घटना हुई। और उसमें जो खास बात है, जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने भी कहा है कि इजराइल के लिए ह्यूमिलेशन की बात है, अपमान की बात है। उनके मतलब उनको एक तरह से कहा है कि तुम थूको और चाटो, उसी को थूक के चाटो। ये जो देखिए ये जो पकड़ है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की, जो उस तरीके से आप देखिए तो जो बाकी जो रेजिस्टेंस स्ट्रगल्स हैं, इवन वियतनाम में जो एक दूसरी तरह की लड़ाई हो रही थी, यहाँ पर जो एक लड़ाई है वो मान सम्मान की भी तो है ना। तो मान सम्मान में इजराइल ने इतना ह्यूमिलेट किया है, पैलेस्टीनियंस ने भी, जो भी रेजिस्टेंस ने जब उनको मौका हाथ लगा है उन्होंने इजराइल को ह्यूमिलेट किया है। और इस बार जो इस्माइल हानिये को जो मारा ये इजराइल ने, ये इसीलिए, ये तो एक तरह से ईरान को ये दिखाना था कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है ईरान, तुम्हारे घर में घुस के हमने एक अपने दुश्मन को मार दिया जिसके तुम दोस्त थे। और इसमें कुछ भारत के भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स मैं आज देख रहा था, ये जैसे प्रदीप सिंह है, ये तो खैर राइट विंगर हैं। कल लेकिन मैंने बताया था आपको सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप और शेखर गुप्ता जो द प्रिंट चलाते हैं, तो ये देखिए ये भी इन लोगों ने जो कल पूरे वक्तव्य दिए थे जिस तरीके से, आज मैं देख रहा था कल एक शम्स ताहिर खान ने भी अपना एक इस्माइल हानिये के उसमें दिया। उनका ब्रॉडली ठीक था, मतलब वो ये कह रहे थे कि भाई हमास आतंकवादी क्यों हमास आतंकवादी नहीं माना जाता है भारत और तमाम देशों में, लेकिन उनके फैक्ट्स इस तरीके के वो गड़बड़ थे। मेरे ख्याल से उनके ऊपर प्रेशर था, क्राइम तक में वो अपना प्रोग्राम करते हैं, कल ही उन्होंने ये पूरी बात कही थी। तो मुझे अजीब सा ये लगा कि वैसे उनकी चीज़ बड़ी वेल रिसर्च्ड होती है, लेकिन इस बार वो 2006 की घटनाओं को 2005 में कह रहे थे, फिर 2007 में कह रहे थे, इस तरीके से वो घुमा फिरा के, और वो भी बड़ा बच के चल रहे थे कि जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर हो। खैर बहरहाल, हम देखिए एक और आपको घटना बताते हैं जो यहाँ पर हुई कि ट्यूबस में जो बेकआउट एक सेटलमेंट है और वहाँ पर आईडीएफ की चौकी है, वहाँ भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने गोली चलाई और उसमें 2 आईडीएफ के सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद देखिए एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ओलंपिक्स में पूरा एक खेल चल रहा है। ओलंपिक्स में इस बार क्या हो रहा है, कई जगह जो इजरायली एथलीट्स हैं उनके खिलाफ बहुत सारे देश के लोग compete करने से मना कर देने हैं, इजरायलियों से हाथ नहीं मिला रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है
क्योंकि ओलंपिक्स का जो गेम है ये एक एक पुराना, ये मतलब ग्रीक जो मतलब एंशियंट ग्रीक एरा में ये हुआ करता था, उसको रिवाइव किया 1892 में। और उसमें ये बात थी कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाई जाएगी। और ये पेरिस ओलंपिक्स हैं, इसके पहले जो पैलेस्टीनियन ओलंपिक कमेटी है पीओसी, उसने जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है आईओसी, उसको उसने लिखा था कि पैलेस्टीनियंस compete नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि उनको वो लोग नरसंहार फेस कर रहे हैं, कितने एथलीट्स हमारे मारे जा चुके हैं। तो आप कम से कम ये इंश्योर करिए कि इजराइल भी पार्टिसिपेट ना कर पाए, इजराइल को भी आप अलाउ मत करिए। और इसको लेके कई देशों ने इस तरीके से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लिखा था, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, और राजनीति खुल के कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक पूरा मैसेज है दुनिया को, खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड की जो हिपोक्रेसी है कि इजराइल करे तो ठीक है, इजराइल कुछ भी कर सकता है और वो फिर उसको बैन नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई कुछ और कर दे, जैसे रशिया और बेलारूस को इस ओलंपिक्स में बैंड है। अच्छा, रशिया देखिए सबसे ज्यादा मेडल लाता है, अमेरिका को भी कई बार हरा चुका है, अब तो चाइना भी एक तरह से मतलब उसका अच्छा कंपेरेटर हो गया, लेकिन रशिया जो है वो अमेरिका के पूरे टक्कर का है। रशिया और बेलारूस को मना कर दिया क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से। तो जब तुम रशिया और बेलारूस को मना कर रहे हो तो तुम इजराइल को क्यों नहीं मना कर पा रहे हो? ये तो देखिए एक बड़ा सवाल है ना। अब ये ओलंपिक स्पिरिट के खिलाफ है। इसीलिए देखिए ओलंपिक्स में इस बार इतनी मतलब खराब फैसिलिटीज भी हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई वो इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, उसमें बार बार प्लेयर्स की कंप्लेंट आ रही है। कल इंडिया ग्रेट ब्रिटेन का मैच था, जो इंडिया बड़ी मुश्किल से 4-2 पेनल्टी शूट आउट में जीता, और जिसमें इंडिया के एक प्लेयर को रेड कार्ड दिखा दिया। इंडिया पूरा 40 मिनट जो है, 60 मिनट में 40 मिनट 10 प्लेयर्स के साथ खेला, फिर भी जीत गया। और फिर इंडिया ने कंप्लेन की कि जिस तरह की अंपायरिंग हो रही थी, जिस तरह बहुत ही लो लेवल की हो रही थी। तो मुझे लग रहा है दुनिया एक तरह से ना एक पूरे युद्ध की तरफ, ऐसी घटनाओं से भी पता चलता है कि दुनिया युद्ध की तरफ जा रही है। जैसे बर्लिन ओलंपिक्स 1936 में हुए थे, वर्ल्ड वॉर के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, और जिसमें ध्यानचंद ने हिटलर को एकदम हिटलर घबरा गया था उनका खेल देख के। भारत ने हॉकी में फाइनल में 7-1 से जर्मनी को हराया था हिटलर के सामने। तो मैं आपको कह रहा हूं कि खेलों की जो राजनीति है, देखिए उसको भी जो फिलिस्तीन इजराइल जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है उसको प्रभावित कर रहा है। फिलिस्तीनी जो आज़ादी की जो जंग है उसका जो झंडा है वो पेरिस में लहर रहा है। उसमें आप देखिए कोई भी मैच होता है, खासतौर पे इजराइल जिसमें होता है, उसमें फिलिस्तीनी जो प्रो पैलेस्टीनियन जो फोर्सेज पहुंच जाती हैं, झंडा पैलेस्टाइन का वो करती हैं। और एक तो फुटबॉल मैच में जब इजराइल का नेशनल एंथम बज रहा था तो हुटिंग हुई, बाकायदा ऑडियंस ने हुटिंग की और फिलिस्तीनी झंडे लहराए। ये देखिए पूरा हर जगह कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जहां पर ये चीज़ इसको प्रभावित नहीं कर रही है। और फिर मैं इस नोट पे एंड कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ कि ये जो ईरान है वो आज और कल के बीच कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।